हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर SA 710 जिसका की नाम है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, यही कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दो तरीके की होती है। पहला होता है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स और दूसरा उसका टाइप होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन होती क्या है? अब जो भी अमाउंट डिस्क्लोजर जो भी इंक्लूड किए हुए हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन वो डील करते हैं विद दी वन या मोर प्रायर पीरियड इन अकॉर्डेंस विद दी FRF, यानी ऐसे जो भी अमाउंट है डिस्क्लोजर है जो कि करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किए हुए हैं, लेकिन वो रिलेट करते हैं किसी पिछले सालों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 24-25 फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट कर रहे हैं तो वो 23-24 से रिलेटेड हो सकते हैं, 22-23 से रिलेटेड हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, यही कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है जो हमारी दो तरीके की होती है। पहला तो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स और दूसरा होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का मतलब जैसे जो हम करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, उसी के साइड में हमने पिछले साल के फिगर्स लिख दिए फॉर द रीडिंग पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, इधर हमने 24-25 के फिगर लिखे हुए हैं और इसी के पास में हमने 23-24 के फिगर लिख दिए पिछले साल के। तो ये हो जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, इस तरीके से रिफ्लेक्ट किए जाते हैं जस्ट फॉर दी रीडिंग पर्पस। हमारे इंडिया में ये वाला टाइप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। दूसरा तरीका होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जैसे करंट ईयर के बन रहे हैं फुल फ्लेजेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसी तरीके से सेम पैटर्न पे बिल्कुल डिटेल में पिछले सालों के भी बनेंगे। अब एक या दो डिपेंड करता है, तो यहाँ पे जैसे 24-25 के बन गए, सेम बिल्कुल सेम तरीके से 23-24 के अलग से बनेंगे। और जो पहला था हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में, जस्ट एक कॉलम ऐड कर दिया जाता है ताकि रीडिंग पर्पज के लिए उसको समझ सकें कि पिछले साल अगर एक्सपेंस इतना था तो इस साल कितना है। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन को ही दो टाइप्स में बाइफरकेट किया गया है। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, पढ़िए इसको, वेयर द अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर फॉर द प्रायर पीरियड, यानी 23-24 प्रायर पीरियड का ही है, वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं एज द इंटीग्रल पार्ट। ये कीवर्ड है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में इंटीग्रल पार्ट की तरह ऐड किया जाता है पिछले साल की इन्फॉर्मेशन को। तो ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो वो कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। हमारे इंडिया में यही तरीके के चलते हैं। और जो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, वेयर द अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर फॉर द प्रायर पीरियड, जो पिछले सालों के हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं कंपैरिजन के लिए फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द करंट ईयर, यानी बिल्कुल सेम डिट्टो उसी तरीके से बनाए जाते हैं जैसे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, उतने ही डिटेल में बनाए जाते हैं ताकि उनका प्रॉपर कंपैरिजन किया जा सके। तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको मतलब समझ में आ गया SA का मतलब क्या है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर अमाउंट पिछले साल से रिलेट कर रही है और इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको इंक्लूड किया गया है, तो वो कहलाती है कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। यही कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दो तरीकों की होती है। पहला होता है कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, जिसमें सेम करंट ईयर में ही इंटीग्रल पार्ट की तरह पिछले साल के फिगर को जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पस ऐड किया जाता है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर हो जाते हैं। और दूसरा होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें फुल फ्लेजेड तरीके से जैसे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं उसी तरीके से प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ताकि प्रॉपर कंपेरिजन किया जा सके। तो ये दो टाइप हो गए। अब देखिए ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें ऑडिटर को क्या करना है, तो SA 710 बताता है कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। तो ऑडिटर को ऑब्टेन करने हैं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, किसके बारे में, कि वेदर जो भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है इंक्लूड की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या वो प्रॉपर्ली प्रेजेंट हो रही है, कि जैसे भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलता है कि कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को इस हिसाब से प्रेजेंट करना है, तो ऑडिटर ये देखेगा, एविडेंस गैदर करेगा कि उसी अकॉर्डिंग से FRF के अकॉर्डिंग ही उसका प्रेजेंटेशन हो रहा है कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। दूसरा ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव रहेगा टू रिपोर्ट, यानी रिपोर्टिंग करना इन अकॉर्डेंस। अब ये रिपोर्टिंग कैसे होगी हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको डिटेल में हमने अगली स्लाइड में कवर किया है। अब नेक्स्ट देखिए एसेंशियल रिपोर्टिंग डिफरेंसेस, यानी जो हमने पढ़ा कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दो तरीके की होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के रिस्पेक्ट में ऑडिटर को केवल करंट ईयर के करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ही अपना रिपोर्टिंग करना है, पिछले सालों के प्रायर पीरियड के आइटम पे उसको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। लेकिन इस वाले पॉइंट के कुछ एक्सेप्शन है जो हम अगले वाले स्लाइड में कवर करेंगे। और विथ रिस्पेक्ट टू कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ऑडिटर को जो जितने भी प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की गई है, हर किसी भी अपना ओपिनियन देना है। तो auditor will give his opinion. Auditor's opinion refers to each period for which financial statements are presented, क्योंकि इसमें सेम उसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं जैसे कि करंट ईयर के बन रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक ईच पीरियड पे उसको अपना ओपिनियन देना है, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में केवल करंट ईयर पे उसका ओपिनियन जाएगा।
अब ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ऑडिटर देखेगा कि जो भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड की गई है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, और वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली क्लासिफिकेशन उसका हुआ है, अकाउंट्स में नहीं हुआ है, तो ये कैसे चेक करेगा, तो ऑडिटर देखिएगा कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन अग्री कर रही है, जो भी उसका अमाउंट था और जो भी डिस्क्लोजर होने थे प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर रहे हैं प्रायर पीरियड में, यानी जो उसका क्लोजिंग था लास्ट ईयर में इस साल में प्रॉपर्ली फॉरवर्ड होकर ओपनिंग फिगर में शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके अलावा अगर कोई चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी में, यानी पिछले साल में अगर कुछ अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हो रही थी, इस साल अगर उसको अलग कुछ हुआ है, तो उस रिस्पेक्ट में जो भी चेंजेस हैं वो चेंजेस प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर हो गए हैं और उसके रिस्पेक्ट में प्रॉपर्ली प्रेजेंटेशन दे दिया गया है नोट्स टू अकाउंट में और डिस्क्लोजर उसका दे दिया है कि नहीं दे दिया है, तो ये ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर लेगा यहाँ पे। दूसरा ऑडिटर ये ऑडिट प्रोसीजर लेगा कि अगर कुछ इम्पैक्ट है, इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, अगर ऑडिटर को लग रहा है कि इस कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करने से कुछ मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है, तो उसका पॉसिबल इफेक्ट क्या हो सकता है, तो उसके लिए वो अपना एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लेगा। और लास्ट में वो SA 580 के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा, क्योंकि अगर जितने भी प्रायर पीरियड की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की गई है तो उससे रिस्पेक्ट में वो मैनेजमेंट से या दोस्त चार्ज गवर्नेंस से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑडिट रिपोर्टिंग रिगार्डिंग दी कॉरेस्पॉन्डेंस फिगर, यानी यहाँ पे हमने पिछली साइड में पढ़ा कि ऑडिटर की एज सच कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपना ओपिनियन देने की विद रिस्पेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर, उसको केवल करंट ईयर की फाइनेंशियल फिगर्स पे ही अपनी रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन मैंने आपको बताया है कुछ एक्सेप्शंस है, तो वो एक्सेप्शंस हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्सेप्शन तो है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द प्रायर पीरियड, यानी पिछले साल की जो ऑडिट रिपोर्ट थी जो प्रीवियसली इशू की गई थी उसमें कुछ मॉडिफाइड ओपिनियन था, यानी पिछले साल के ऑडिटर ने उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। अब भले वो सेम ऑडिटर हो या दूसरा ऑडिटर हो, वो हम आगे भी कवर करेंगे। अगर पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड थी और जो जिस कारण से वो मॉडिफिकेशन था वो मैटर अभी तक अनरिजॉल्व है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल पिछले साल की ऑडिट जो 23-24 की हुई थी उसके रिस्पेक्ट में इन्वेंट्री में कुछ मिस स्टेटमेंट मिला था, वो इन्वेंट्री का मिस स्टेटमेंट के कारण पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन इशू किया गया था। ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था। मॉडिफाइड ओपिनियन आपको पता है क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर या एडवर्स तरीके से दिया जाता है। तो पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट थी मॉडिफाइड ड्यू टू मिस स्टेटमेंट इन द इन्वेंट्री फिगर। अब करंट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट करने के बाद भी ऑडिटर को पता चला कि वो पिछले साल का जो मिस स्टेटमेंट था इन्वेंट्री में अभी तक अनरिजॉल्व है, तो ये पहला केस हो गया। अगर ऐसा केस ऑडिटर को लगता है तब वो पिछले साल के यानी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स पे भी अपना ओपिनियन देगा। पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा, सेम हम वही एग्जांपल लेते हैं कि पिछले साल वही ऑडिटर को जब वो ऑडिट कर रहा है तो उसको कुछ ऑडिट एविडेंस मिलते हैं विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इन्वेंट्री में उसको मटेरियल मिस स्टेटमेंट मिला इन दी प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी पिछले साल के कुछ फिगर्स से उसको पता चला कि इन्वेंट्री में पिछले साल में प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर में इन्वेंट्री में कुछ मिस स्टेटमेंट था। लेकिन इतने बड़े मिस स्टेटमेंट होने के बावजूद भी पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट अनमॉडिफाइड थी, यानी उसमें कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन था, जबकि उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन जाना चाहिए था क्योंकि इन्वेंट्री में मिस स्टेटमेंट था। तो इस केस में भी ऑडिटर कॉरेस्पॉन्डेंस फिगर पे भी अपना ओपिनियन देगा। दूसरा केस ये हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है कि प्रायर पीरियड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो ऑडिटेड थे ही नहीं। अब ऑडिटेड थे ही नहीं तो उसमें क्वालिफिकेशन की बात ही नहीं उठती है, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड ओपिनियन की बात ही नहीं उठती है, क्योंकि पिछले साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे वो ऑडिटेड ही नहीं थे। तो इस रिस्पेक्ट में भी ऑडिटर कॉरेस्पॉन्डेंस फिगर पे अपना ओपिनियन देगा और अपने करंट ईयर के फिगर्स के साथ साथ। तो ये तीन केसेस आपको लिखने हैं कि जब ऑडिटर को कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स पे अपना ओपिनियन देना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जब वो प्रायर पीरियड आइटम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करेगा तो साथ में अपना अदर मैटर पैराग्राफ में डाल देगा कि पिछले साल के और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे वो अनऑडिटेड थे, इसलिए मैंने इस कॉरेस्पॉन्डेंस फिगर्स पे अपना और मुझे ये मिस स्टेटमेंट मिला है, तो इसलिए मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस फिगर्स पे अपना इसमें ओपिनियन दिया है। तो ये अदर मैटर पैराग्राफ में इन दोनों ही केसेस में यहाँ पे इसका एक चला जाएगा साथ में एक इसमें पैरा। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये जो बात हो रही थी ये तो हो रहा था कि अगर सेम ऑडिटर ने ही पिछले साल भी ऑडिट किया और सेम ऑडिटर ने ही करंट ईयर की भी ऑडिट की है। अब केसेस हो सकते हैं कि प्रायर पीरियड के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए गए थे किसी प्री डिसेसर ऑडिटर यानी किसी दूसरे ऑडिटर ने किए थे। तो सिंपल सा एक पॉइंट याद रखना है आपको कि इस रिस्पेक्ट में अगर सेम ऑडिटर ने पिछले साल की ऑडिट नहीं की है तो अपने जो ऑडिटर है करंट ईयर का वो क्या क्या रिफ्लेक्ट करेगा, क्या क्या स्टेट करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अदर मैटर पैराग्राफ में वो ये इन्फॉर्मेशन डाल देगा कि दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रायर पीरियड यानी पिछले साल के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड किए गए थे किसी प्री डिसेसर ऑडिटर ने किए थे यानी किसी दूसरे ऑडिटर ने किए थे,
और उस दूसरे ऑडिटर ने क्या ओपिनियन एक्सप्रेस किया था वो भी बता देगा, और ओपिनियन मॉडिफाइड था तो उसका रीजन क्या था वो भी बता देगा, और पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या थी वो भी यहाँ पे सिंपली बता देगा। अगर जो ना पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट है वो किसी सेम सीए ने करके किसी दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने की है, ऑडिटर ने की है, तो यहाँ पे ये अदर मैटर पैराग्राफ में ये 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चली जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑडिट की रिपोर्टिंग विथ रिस्पेक्ट टू कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे ऑडिटर का ओपिनियन रहेगा फॉर द ईच कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि ऑडिटर को हर एक पीरियड के ऊपर अपना ओपिनियन देना होगा, जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड किए गए हैं, जितने भी करंट ईयर के साथ साथ पिछले सालों की जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उन सब पे अपना ओपिनियन ऑडिटर को देना रहेगा। अब सेकंड पॉइंट है, अगर ऑडिटर का ओपिनियन ऑन सच प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट differs from the opinion the auditor previously expressed। अब देखिए 24-25 की अगर ऑडिट की बात करते हैं, हम करंट ईयर में 24-25 की ऑडिट हो रही है, तो इस 24-25 की ऑडिट में ऑडिटर को ऑब्वियसली प्रायर पीरियड आइटम जो इंक्लूड किए हुए होंगे उनके ऊपर भी ओपिनियन देना रहेगा। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो प्रायर पीरियड का आइटम है पिछले साल का है, 23-24 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिटर को ओपिनियन देना है 24-25 के स्टेटमेंट के साथ साथ पिछले साल के जो प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे उस पर भी ऑडिटर अपना ओपिनियन दे रहा है। अब पिछले साल के क्योंकि ऑडिटेड थे तो ऑब्वियसली बात है उस पर कुछ ओपिनियन दे ही रखा होगा ऑडिटर ने। अब जो इस साल वो इस पे ऑडिट कर रहा है तो इस साल वो अपना ओपिनियन कुछ और दे रहा है जो उसने पिछले साल दिया था 23-24 में। तो अगर उसका जो ऑडिट ओपिनियन है चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट, तो वो क्या करेगा, इस रीजन का, इस चेंजेस का रीजन क्या था वो SA 706 के अकॉर्डिंग अदर मैटर पैराग्राफ में ये इसका रीजन का, इसका चेंजेस का रीजन बता देगा कि पिछले साल जो ओपिनियन था वो ये था, और इस साल जब मैंने 24-25 करंट ईयर के साथ साथ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैं इस बार अपने प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ये ओपिनियन दे रहा हूँ, और इस ओपिनियन का जो अपना चेंजेस था वो चेंजेस का रीजन ये था। अदर मैटर पैराग्राफ में वो क्लियरली उसको रीजन दे देगा। और इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, अगर प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड ही नहीं थे तो ये वाला रीजन भी वो दे देगा कि पिछले साल की जो 23-24 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ऑडिटेड नहीं है, तो ये रीजन वो अपने अदर मैटर पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में दे देगा, अलग से हाईलाइट कर देगा। अब इसमें लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर किसी प्री डिसेसर ऑडिटर यानी किसी दूसरे ऑडिटर ने किए थे तो उस रिस्पेक्ट में ये वाला रीजन भी करंट ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अदर मैटर पैराग्राफ में रिफ्लेक्ट कर देगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं प्रायर पीरियड के वो किसी दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किए थे, और जो उस पुराने ऑडिटर ने जो ओपिनियन एक्सप्रेस किया था और जो भी ओपिनियन अगर मॉडिफाइड था तो उस मॉडिफिकेशन का रीजन क्या था और उस पिछली ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या थी वो सब इसमें रिफ्लेक्ट कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा SA 710 था, तो आई होप आपको समझ में आया हो। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।